नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। फाइनल रिपोर्ट में हम दिखाते हैं आपको दिन भर की बड़ी खबरों का क्रक्स क्या है, उस खबर की फाइनल रिपोर्ट क्या निकल कर आई है, दिन भर की खबरों का निचोड़ क्या है। आइए देखते हैं फाइनल रिपोर्ट में वो तमाम बड़ी खबरें। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, सोमनाथ भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका है। ठीक 1000 साल पहले जिस सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ था, आज उसी हमले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया और एक ऐसा ब्लॉग लिखा जो सिर्फ इतिहास नहीं, मानसिक गुलामी पर भी करारा प्रहार है। ठीक 1000 साल पहले भारत के स्वाभिमान पर हमला हुआ था। सोमनाथ मंदिर आस्था का प्रतीक विध्वंस का शिकार बना और आज 1000 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्लॉग, जिसमें साफ संदेश है, ये विध्वंस की कहानी नहीं है, ये भारत के आत्मसम्मान की गाथा है। पीएम मोदी ने लिखा, सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत की चेतना है। ये बार बार टूटा, बार बार उठा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत हुआ। पीएम ने कहा, हमले के बाद भी भारत की आस्था को कोई मिटा नहीं सका और आज भी सोमनाथ का पुनर्निर्माण रुकने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही पीएम का ब्लॉग आया, सियासत में भूचाल आ गया। बीजेपी ने सीधे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर बड़ा हमला बोल दिया। पार्टी का आरोप है कि नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की। बीजेपी कहती है, जब देश आजाद हुआ तब सोमनाथ को फिर से खड़ा करने का एक ऐतिहासिक मौका था, लेकिन नेहरू ने क्या किया? बीजेपी का दावा है कि उन्होंने न सिर्फ दूरी बनाई, बल्कि इसे राजकीय समर्थन देने का भी विरोध किया। बीजेपी याद दिला रही है कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में हुआ। बीजेपी का कहना है कि अगर नेहरू इसके खिलाफ थे, तो फिर इतिहास किसके साथ खड़ा है? अब इस बहस में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी की एंट्री हुई और बयान था सीधा, सख्त और विस्फोटक। उन्होंने कहा, नेहरू ने इतिहास में महमूद गजनी का महिमा मंडन किया। बीजेपी का आरोप है कि देश के लिए ये घिनौना मजाक था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ठीक 1000 साल पहले सोमनाथ पर हमला हुआ और आज भी कुछ लोग उस सच को छिपाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का दावा है कि सोमनाथ का विरोध दरअसल भारत की सांस्कृतिक चेतना का विरोध था। जिस समृद्धि से आकर्षित होकर यह क्रूर, बर्बर, आतंकी आक्रमण किया गया था, और आज 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है। तो सवाल बड़ा है, क्या सोमनाथ सिर्फ इतिहास है या फिर आज की राजनीति का आईना? पीएम मोदी कह रहे हैं, ये टूटने की कहानी नहीं, ये उठ खड़े होने की कहानी है। और बीजेपी पूछ रही है, देश का स्वाभिमान तब कहां था? बहस जारी है और सोमनाथ आज भी सवाल पूछ रहा है, देश से और उसके नेताओं से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आगाज हुआ, हंगामेदार माहौल में हुआ। शीतकालीन सत्र के पहले दिन क्या क्या हुआ, एक नजर डालते हैं। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज आज हंगामेदार माहौल में हुआ। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच शुरू हुए सत्र के पहले ही दिन सदन के भीतर और बाहर सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पक्ष और विपक्ष से सहयोग की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के आक्रामक तेवरों के बीच सीएम रेखा गुप्ता ने बेहद सधे हुए अंदाज में सत्र की शुरुआत की। उन्होंने मीडिया के माध्यम से विपक्ष को संदेश देते हुए कहा कि विधानसभा का ये सत्र पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया गया है, न कि शोर शराबे के लिए। अपने संबोधन में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और मैं सबका अभिनंदन करती हूँ। मेरी यही अपील है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं और
विधानसभा का यह सत्र जो है वो पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं यहाँ होंगी। विशेष रूप से मैं ये समझती हूँ कि पॉल्यूशन जैसा विषय जिसमें सरकार ने स्वयं से होकर के चर्चा पे आमंत्रण दिया है और सभी विधायक इसमें सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं। वहीं मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पहले सदन में और फिर बाहर सड़कों पर आकर आपके नेताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली के लोग पिछले 4 महीने से दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे हैं। बच्चों का दम घुट रहा है, बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स जैसे अस्पताल कह रहे हैं कि दिल्ली में लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट कर रही है, ग्रैप को सही तरीके से नहीं लगा रही है। इसीलिए आज दिल्ली वालों को ये मास्क पहनने पड़ रहे हैं सांस लेने के लिए। तो आज दिल्ली की जनता की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने के लिए आम आदमी पार्टी के सभी विधायक दिल्ली वालों की व्यथा सामने रखने के लिए ये मास्क पहनकर आए। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। माना जा रहा है कि बढ़ते प्रदूषण, पर्यावरण और शीश महल परियोजनाओं और दिल्ली जल बोर्ड जैसे मामले सदन में उठ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सरकार आम बजट पेश करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं बनारस की पहचान बनारसी साड़ी से जुड़े बुनकरों की निगाह इस बजट पर टिकी हुई है। सोने, चांदी और सिल्क के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसने बनारसी साड़ी उद्योग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश दुनिया में मशहूर बनारसी साड़ी आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। इस साल सोने और चांदी के दामों में आई उछाल का सीधा असर बनारसी साड़ी उद्योग पर पड़ा है। साड़ियों में इस्तेमाल होने वाली जरी और सिल्क महंगा हो गया है, जिससे तैयार साड़ी की कीमत आसमान छूने लगी है। बनारस के बुनकरों का कहना है कि कच्चे माल के दाम बढ़ने से उनका काम प्रभावित हो रहा है। सरकार अगर बजट में शुल्क कम करे और सिल्क के दाम को स्थिर करे तो बनारसी साड़ी अपनी पहचान बचा सकती है। इस वक्त तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सिल्वर, चांदी का दाम की कीमत में इतना बढ़ गया और उसके बाद उतार चढ़ाव बहुत है। 1500-1600 रुपये एक दिन बढ़ती है, दूसरे दिन 1300-1400 रुपये घट जाती है। इसकी वजह से चांदी की जो लोग जरी बनाते हैं, इसलिए कि जरी में चांदी का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, इस्तेमाल होता है, तो वो लोग जरी नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए कि रेट स्थिर नहीं हो पा रहा है। हालांकि बनारस में पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन इसके बावजूद पर्यटक बनारसी साड़ी से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। वजह है कीमत। सिल्क के दाम बढ़ने से बनारसी साड़ी महंगी हो रही है, जिससे ग्राहक सस्ती साड़ियों की ओर रुख कर रहे हैं। इस समय मार्केट तो बहुत ढीली है और जब चलती है तो एक महीना चलेगी, कुछ लोग पे हवा लगी, कुछ लोग पे नहीं लगी, कुछ मार्केट नहीं, इससे खरीदारी नहीं। जब व्यापारी आने बाहर से तब नहीं। बुनकरों का दर्द है कि पिछले कई वर्षों से बजट में उनके लिए ना कोई खास योजना आई और ना ही कोई ठोस राहत। इसी वजह से बनारस का ये पारंपरिक उद्योग धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। तो सरकार बजट आने वाले क्या चाहते हैं? इस का दाम कम हो जाएगा तो फिर चलने लगेगा। सरकार से आशा कर रहे हैं इस बार। हाँ, क्या आशा कर रहे हैं? यही कि कुछ कम हो जाए रेट तो सरकार चलने लगे। बनारसी साड़ी जो कभी बनारस की शान थी, आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब सबकी निगाहें आने वाले बजट पर टिकी हैं। बुनकर समाज का कहना है कि वर्तमान में बनारसी साड़ी की जो डिमांड है वो कहीं न कहीं डगमगा रही है और जो वजह बताई उन्होंने वो है बढ़ते सिल्क के दाम। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि इस बार बजट में उनके मन का बजट लाया जाए, इसके साथ ही साथ जो सिल्क के दाम है उसमें गिरावट के साथ साथ स्थिरता भी ले आए, ताकि एक बार दोबारा से बनारसी साड़ी को संजीवनी मिले और बनारसी साड़ी की डिमांड विश्व भर में दोबारा से बढ़ जाए। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। भोपाल में एक अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट पिछले कई वर्षों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसे अंग्रेजों के खेल का भारतीय संस्करण भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ संस्कृत के विद्यार्थी और ब्राह्मण पारंपरिक वेशभूषा में क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट रोमांच
और भारतीय संस्कृति की झलक एक साथ देखने को मिलती है महर्षि मैत्री क्रिकेट श्रृंखला में। और हैरानी की बात यह कि इस क्रिकेट की कमेंट्री ना तो इंग्लिश में होती है ना हिंदी में होती है, इसकी कमेंट्री संस्कृत में की जाती है। भोपाल का ये अंकुर मैदान है, यहाँ पे क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है और आज यहाँ पे एक अनोखा क्रिकेट मैच हो रहा है। यहाँ पे खिलाड़ी आपको जर्सी में नहीं बल्कि धोती कुर्ता में दिखेंगे, माथे पे तिलक है और कमेंट्री जो हो रही है वो हिंदी या इंग्लिश में नहीं बल्कि संस्कृत में हो रही है। ये क्रिकेट का वही खेल है लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग। न जर्सी न अंग्रेजी कमेंट्री, मैदान में धोती कुर्ता, जुबान पर संस्कृत और लक्ष्य संस्कृति को बचाने का। भोपाल में क्रिकेट का एक अलग ही रंग देखने को मिला, जहां खिलाड़ी धोती कुर्ता पहनकर मैदान में उतरे और हर चौके छक्के के साथ गूंजती रही संस्कृत भाषा में कमेंट्री। महर्षि मैत्री क्रिकेट श्रृंखला इस बार बिल्कुल नए अंदाज में आयोजित की गई, जिसमें क्रिकेट को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की अनोखी पहल की गई। इस आयोजन का मकसद खेल के माध्यम से संस्कृत भाषा और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना है। बिना संस्कृत के हमारे भारतीय वांग्मय का हम अध्ययन भी नहीं कर सकते, तो क्रीड़ा भी हमारी संस्कृत में ही यहाँ पर प्रसारित की जा रही है। महर्षि महेश योगी की स्मृति में ये 6वीं श्रृंखला है और इस श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न आश्रमों में, मठ मंदिर में, पाठशालाओं में पढ़ने वाले, पांडित्य का गुण सीखने वाले बच्चे, संस्कृत पढ़ने वाले और पांडित्य का कार्य करने वाले विद्यार्थी और पंडित जो कि युवा अवस्था में हैं, वो सब मिलकर इस समय यहाँ पर एकत्र हुए हैं और 27 टीमें यहाँ पर भाग ले रही हैं। संस्कृत में हो रही कमेंट्री इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खासियत है। मैदान में हर गेंद पर संस्कृत श्लोकों और शब्दों के साथ रोमांच दोगुना हो जाता है। हाँ, संस्कृत समीक्षा, संस्कृत कमेंट्री के लिए मुझे बुलाया गया है। ये हमारी संस्कृत और संस्कृति दोनों का पे निरंतर रूप से प्रचार प्रसार चल रहा है। संस्कृत में मैं आपको कहूँ तो भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। संस्कृति कुत्र अस्माकं संस्कृति वेशभूषा, हमारी संस्कृति वेशभूषा है और संस्कृत हमारी जनभाषा देवभाषा है। तरी संस्कृत माध्यमेन अत्र समीक्षा जायमाना वर्तते। समीक्षा नाम अस्माकं या कमेंट्री जो हो रही है वो समीक्षा कहलाती है। समीक्षा कमेंट्री संस्कृत के ही माध्यम से हो रही है। खिलाड़ियों में भी इस अनोखे प्रयोग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। उनका मानना है कि इससे खेल के साथ साथ संस्कार भी मजबूत होते हैं। दिक्कतें तो नहीं आती हैं, प्रयास करिए तो कुछ भी कर सकते हैं, आप कहा ही गया है। और इस बार हमारे लिए गौरवान्वित महसूस हो रहा है क्योंकि 12 से 13 टीम बाहर से आ रही। दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय की एक टीम आ रही है, उज्जैन से टीमें आ रही हैं, इंदौर से, जबलपुर से, गुना से, विदिशा से, रायसेन से, नर्मदापुरम से, बाहर से भी टीमें आ रही हैं, जिनकी हमने रुकने की, खाने की सब व्यवस्था कर रखी है। भोपाल के इस मैदान पर क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति का उत्सव बन गया है, जहां क्रिकेट के साथ साथ संस्कृत और सनातन परंपरा का संदेश पूरे समाज तक पहुंच रहा है। भोपाल से मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। देश की राजधानी की बात एक बार फिर से की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में कानून का इकबाल अपराधियों में नहीं दिख रहा है। एक जो डेटरेंस होना चाहिए वो नहीं नजर आ रहा है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही हत्या, फायरिंग, तोड़फोड़ की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। एक और मामला सामने आया आदर्श नगर थाना इलाके में, जहां चीची गैंग नाम का एक गिरोह रात के अंधेरे में खुलेआम आतंक मचा रहा है। आतंक की ये तस्वीरें दिल्ली के आदर्श नगर इलाके की हैं, जहां रात होते ही सड़कों और गलियों में सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन जब लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब ये गलियां बेखौफ बदमाशों के हवाले हो जाती हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे खुलेआम गली में खड़े वाहन, दुकानों के शटर, रिक्शे और दूसरी निजी संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। ना किसी का डर, ना पुलिस का खौफ। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये बदमाश रोजाना इलाके में उत्पात मचाते हैं। लोग सब कुछ देखकर भी चुप रहने को मजबूर हैं, क्योंकि विरोध करने का मतलब है
अपनी जान जोखिम में डालना। छोटे छोटे बच्चे सर ब्लेड मार के, सवेरे लेबर आती है वो कहते हैं हमारा मोबाइल छीन लिया, ये छीन लिया। जो किसान आते हैं उनका पैसा निकाल लेते हैं। हमारे आड़ती भाइयों को 8-10 को लूट लिया उन्होंने, जो बेचारे किराया देने के लिए लाते हैं सवेरे, भाई उगराई नहीं आ रही है तो इसी वजह से उनके पैसे निकाल लेते हैं। नाबालिगों ने इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए चीची गैंग बना रखी है। लोगों का कहना है कि इस गैंग का खौफ सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं, बल्कि खुलेआम हाथापाई और मारपीट की वारदातों को भी अंजाम दिया जाता है। वो छोटे छोटे बच्चों का गैंग है। हमारे जब स्पेशल सीपी साहब भी आए थे यहाँ पर, और उनको भी बोला गया था कि यहाँ पर ये आतंक चल रहा है, छोटे बच्चों का कुछ करो। ये क्या करते हैं, ये आते हैं ब्लेड मारते हैं, दे रहा है नहीं दे रहा, सीधा ब्लेड मारते हैं। और ये छोटे छोटे 12-14 साल के बच्चे हैं, इनको पकड़ के भी अगर ले जाए तो क्या उनका होगा। और उसकी वजह से यहाँ पर कितना क्राइम है आप देख सकते हो। रोड पे आप निकलो ना, आपके पास अगर कैश है या कुछ है या व्यापारी जा रहा है पैसे लेके, तो सीधा ब्लेड मारते हैं। दिल्ली में बढ़ता गैंग कल्चर और नाबालिगों की आपराधिक गतिविधियां कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस चीची गैंग पर कब और कितनी सख्ती से शिकंजा कसती है। दिल्ली पुलिस का वो नारा जिसमें वो लगातार एक ही नारा लगाती है, शांति, सेवा और न्याय। लेकिन 2026 में जिस तरीके से ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बाद दिल्ली पुलिस के इस नारे पर सवाल उठना लाजमी है कि ना कोई शांति, ना कोई सेवा और ना कोई न्याय। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। देश भर के सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत के बाद देश भर में गंदे पेयजल को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। जम्मू में हमने ऐसे ही एक इलाके में टेस्ट किया पानी को लेकर, जहां पर पिछले 2 साल से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर नजर आए। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत के बाद अब देश भर में गंदे पेयजल को लेकर चिंता गहराती जा रही है। जम्मू के एक इलाके में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां लोग बीते 2 सालों से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब यही डर देश के दूसरे हिस्सों में भी साफ दिखाई दे रहा है। लोगों को आशंका है कि अगर समय रहते प्रशासन नहीं जागा तो हालात इंदौर जैसे ना बन जाएं। ये तस्वीरें जम्मू म्युनिसिपल एरिया के वार्ड नंबर 73 भोर कोलियां इलाके की है, जहां घरों में आ रहा पानी न सिर्फ गंदा है बल्कि सेहत के लिए भी खतरनाक माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या नई नहीं है। यहाँ के लोग पिछले 2 साल से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पानी मारे गंदा आंदा, जो वोट लेंदे तो मारा कोई भी नहीं आंदा। वोटें बारी आंदे ने, हाँ जी ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे, कख भी नहीं। कब से गंदा पानी आ रहा है? पानी 2 साल हो गए गंदा पानी आ रही है। 2 साल से? हाँ। इंडिया डेली की टीम जब मौके पर पहुंची तो फ्रेश सप्लाई का पानी इलाके में आया। कैमरे के सामने ही साफ दिखा कि किस तरह गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। ऐसे में बीमारियों का खतरा लगातार मंडरा रहा है। यहाँ भी जो पानी आ रहा है वो भी दूषित पानी, और अभी से नहीं काफी समय से आ रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ये पानी लगातार पी रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मसला क्या है। मैम, आपका नाम? नीता देवी। नीता देवी जी, क्या है मसला? कब से पानी ये गंदा आ रहा है यहाँ पर? पानी साल 6 महीने पानी गंदा आंदा है। लोगों ने घरे घरे भरिए पीने, बड़ी सानू दिक्कत है पानी दी बड़ी स्मैल आती है। पानी नहीं साफ, साड़ी कोई सुनाई नहीं करता, ना कांग्रेस ने, बीजेपी, ना NC ने, साड़ी कोई सुनाई नहीं की। ते गरीबी ने पानी कुत्थों पीना है? बीमार हो जाएंगे बच्चे, कुत्थों लेने पैसे? अगे दिहाड़ीदार बंदे, साड़ी कोई सुनाई है नहीं। क्या ये पानी लगातार गंदा आ रहा है, तो ऐसे में किसी ने बात नहीं की, किसी सरकार के नुमाइंदे से? किसी जनाब, पानी गंदा के आवदा है, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕੇ ਨਲਕੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਆਦੀ, ਰੇਤੇ ਆਵਾਦੀ, गंदा काला पानी आदा, बच्चे की पलाचिया से। तो फिर आप पानी पीते कैसे हो? मतलब क्या करते हो? पानी को उबालते हो या किस तरह से, या कहीं और से पानी लाते हो? फिर आप नहीं, एयर पंप का पानी आनी है तो पीने
हैंडपंप का पानी लाते हो? ਉੱਥੋਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਾਬਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇ करने ਚ। तो तकरीबन 1-1.5 साल से दिक्कत आ रही है आपको। हाँ। पर हम एक तरफ देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारत में जल ही जीवन के एक माध्यम से लोगों के घर में नई पाइप्स लगा जाए, लोगों के घर में पानी पहुंचाया जा रहा है। वही जल जो जीवन है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही आज जल लोगों की मौत का कारण बन रहा है। अगर प्रशासन अभी भी सचेत नहीं हुआ तो यहाँ भी हालात इंदौर और गुजरात वाले बन सकते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायतें दर्ज करवाई गई, अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में पानी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है और लोगों में दहशत का माहौल भी। सवाल यह है कि क्या प्रशासन इंदौर जैसी त्रासदी से पहले चेत जाएगा या फिर लोगों को इसी दूषित पानी के सहारे जीने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जम्मू से विकास अबरूल की रिपोर्ट, इंडिया डेली के लिए। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।